एवरीवन, साइंस का 10th चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग 8th स्टैंडर्ड का। तो चैप्टर का नाम है सेल एंड सेल ऑर्गेनेल्स। अब बहुत से लोगों को पता होगा सेल क्या होता है, जिनको नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ। सेल आपके बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है जो कि लिविंग होता है। आपके बॉडी बहुत सारी सेल से बनी होती है। बहुत सारे n नंबर ऑफ सेल जब इकट्ठा होते हैं तो आपकी बॉडी बनती है। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे, सेल और उनके सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो दो टाइप के सेल्स होते हैं, पहला होता है प्लांट सेल और दूसरा होता है एनिमल सेल। प्लांट सेल जो प्लांट सेल में पाया जाता है और एनिमल सेल में पाया जाता है। ठीक है, अब प्लांट सेल में देखिए बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि आपका न्यूक्लियस हो गया, सेल वॉल हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया। ठीक है, ऐसे बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोनेंट है जो सेल के अंदर मौजूद होते हैं। हमें उनके बारे में भी पढ़ना है, इनके बारे में हम देखेंगे डिटेल में। फिलहाल ये आपका प्लांट सेल है, देखिए कुछ ऐसा होता है और इनके अंदर कुछ ये सारे आपके कंपोनेंट्स होते हैं सारे सेल्स के अंदर। एक एक करके धीरे धीरे हम लोग डिटेल में भी पढ़ने वाले हैं आगे सारे कंपोनेंट्स के बारे में। कंपोनेंट्स ऑफ सेल, अब कितने कंपोनेंट्स हैं टोटल और कौन से हैं? पहला है आपका सेल वॉल, दूसरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जो आपके सेल के अंदर मौजूद होते हैं। ये सब अगर प्रॉपरली वर्क करेंगे तब जाकर के आपका सेल वर्क करता है। ठीक है, इन सब के बारे में डिटेल में अब आने वाले स्लाइड्स में हम पढ़ेंगे। तो पहला कंपोनेंट है आपका सेल वॉल। ये आपका प्लांट सेल है, ये आपका एनिमल सेल है। प्लांट सेल में आप देख सकते हैं ये जो आउटर लेयर है ग्रीन कलर की है, जो मोटी सी लेयर है, इसी को हम बोलते हैं सेल वॉल। ये सेल वॉल जो है प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है लेकिन एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होती। आप देख सकते हैं यहाँ पर एनिमल सेल के बाहर कोई भी ऐसी मोटी सी लेयर नहीं मौजूद है। मतलब ये जो सेल वॉल है, इट इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल एंड इट इज एब्सेंट इन एनिमल सेल। इट इज फाउंड अराउंड सेल्स ऑफ एल्गे, फंगी एंड प्लांट्स। ये जो सेल वॉल है ये एल्गे, फंगी और प्लांट्स के अंदर मौजूद होता है, लेकिन एनिमल के अंदर ये एब्सेंट होता है। ये सेल वॉल, अब ये सेल वॉल क्या है? इट इज एन इलास्टिक एंड स्ट्रॉन्ग कोट अराउंड सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बारे में हम आने वाले स्लाइड्स में पढ़ने वाले हैं डिटेल में। तो ये जो सेल वॉल है आपका एक स्ट्रॉन्ग इलास्टिक सेल मेम्ब्रेन के अराउंड एक कोटिंग होती है। ठीक है, अब ये करता क्या है? सेल मेम्ब्रेन आउटर एनवायरनमेंट एक्सेस वाटर जो रहता है वो सेल में घुसने से रोकता है। कोई भी एक्सेस वाटर वो सेल में ना घुस पाए, इसको प्रिवेंट करता है हमारा सेल वॉल। अब ये सेल वॉल बना किससे होता है? ये कार्बोहाइड्रेट से बना होता है, जो कि सेलुलोज और पेक्टिन से बने होते हैं। ठीक है, अब जो सेकंड कंपोनेंट है वो है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर इसको सेल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। अब सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? ये जो सेल वॉल आपने देखा, इसके जस्ट चिपका हुआ एक पतली सी लेयर होती है। ठीक है, ये दोनों में प्रेजेंट होता है, प्लांट और एनिमल दोनों में रहता है। एनिमल में भी देखिए ये जो आउटर लेयर है, जो पतली सी जो लेयर है बाहर, इसी को हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इट इज थिन, फ्रेजाइल एंड इलास्टिक कवरिंग दैट सेपरेट्स द सेल एंड कंपोनेंट फ्रॉम आउटर एनवायरनमेंट। ये डायग्राम देख लीजिए आप, ये जो सेल वॉल है आपका, ठीक है, इसके नीचे ये जो पतली सी एक लेयर है, इसी को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन करता क्या है, इसके फंक्शंस क्या हैं? देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन है। मतलब ये कुछ चीजों को ही अलाउ करता है सेल के अंदर जाने के लिए और कुछ चीजों को सेल के बाहर निकालता है। अब किन चीजों को अलाउ करता है? ये वाटर, सॉल्ट और ऑक्सीजन को एंटर करने देगा सेल में। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इसको ये सेल से एग्जिट करने देता है।
बाकी किसी को भी ये ना अंदर आने देता है ना बाहर जाने देता है। ठीक है, तो ये फंक्शन हो गए आपके सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। अब कुछ एक्टिविटीज होती हैं जिनकी वजह से सेल एनर्जी लॉस करता है, मतलब वो एनर्जी यूज करता है, अपना कंज्यूम कर लेता है अपना एनर्जी कुछ चीजों की वजह से। तो दो टाइप की चीजें होती है, पहला क्या है एंडोसाइटोसिस और दूसरा है एक्सोसाइटोसिस। अब एंडोसाइटोसिस मतलब टू गल्फ एंड गल्फ फूड एंड अदर सब्सटेंस फ्रॉम आउटर एनवायरमेंट, मतलब कोई भी फूड को गल्फ मतलब अंदर लेना, ठीक है, बाहरी एनवायरमेंट से। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। इसमें वो अपनी एनर्जी कंज्यूम करता है। अब सेकेंड प्रोसेस क्या है हमारा एक्सोसाइटोसिस। अब फूड अंदर गया है तो बाहर भी जाएगा, जो वेस्ट न्यूट्रिशन लेने के बाद जो भी वेस्ट मटेरियल बचता है उसको वो एक्सक्रीट करता है, ठीक है, आउट ऑफ सेल। तो इस प्रोसेस को एक्सोसाइटोसिस बोलते हैं। इसमें भी वो एनर्जी अपना कंज्यूम करता है। अब कुछ प्रोसेस ऐसे होते हैं जिसमें एनर्जी कंज्यूम बिल्कुल नहीं होती है। तो कौन से प्रोसेस है, पहला है आपका डिफ्यूजन और सेकंड है ऑस्मोसिस। अब डिफ्यूजन क्या है, डिफ्यूजन नॉर्मली जैसे कि एक ह्यूमन बॉडी है, वो सांस लेती है सांस छोड़ती है, सांस लेते वक्त क्या लेती है ऑक्सीजन और सांस छोड़ते वक्त क्या छोड़ती है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। सेम सेल करती है आपकी एंट्री एंड एग्जिट ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। डिफ्यूजन क्या है, ऑक्सीजन अंदर लेना कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ना। इसमें वो बिल्कुल एनर्जी कंज्यूम नहीं करती है। अब सेकेंड चीज क्या है ऑस्मोसिस। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में अभी हम और नेक्स्ट स्लाइड में भी डिटेल में पढ़ेंगे। अब ऑस्मोसिस क्या होता है, ट्रैवलिंग ऑफ वाटर फ्रॉम अ पार्ट विथ मोर वाटर टू अ पार्ट विथ लेस वाटर। मतलब एक ऐसा पार्ट जिसमें ज्यादा पानी है उससे वो कम पानी की तरफ ट्रैवल करता है, मतलब मूव करता है ज्यादा पानी से कम पानी के वक्त कम पानी की तरफ। ठीक है, और ये कैसे होता है, थ्रू सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। परमिएबल मेम्ब्रेन मैंने जैसे कि बताया कि कुछ चीजों को अलाउ करता है और कुछ चीजों को नहीं करता है। ठीक है, सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन है, मतलब एक पानी आपके हायर एंड से लोअर एंड पे जाएगा, मतलब ज्यादा पानी की जगह से कम पानी की जगह पर जाएगा, और वो भी सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। अब ये फिजिकली तीन पॉसिबिलिटीज से होता है। ठीक है, अब कौन से तीन तरीकों से ये होता है वो हम देखते हैं। तीन टाइप के प्रोसेस होते हैं। पहला है आपका हाइपरटोनिक, सेकंड आइसोटोनिक और थर्ड हाइपोटोनिक। अब ये दोनों में प्रेजेंट होता है। ठीक है, प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में ये प्रोसेस होता है आपका ऑस्मोसिस का। अब एक एक करके हम तीनों प्रोसेस के बारे में जानते हैं। ठीक है, तीनों सॉल्यूशंस के बारे में जानते हैं। अब ये जो अंदर है ये आपके सेल के अंदर का वाटर है ब्लू कलर का, ठीक है, और ये जो बाहर है वो भी आपका वाटर है। तो पहला है आइसोटोनिक। आइसोटोनिक में क्या होता है, अंदर वाटर और जो बाहर जो वाटर है दोनों सेम अमाउंट में होते हैं, सेम प्रपोर्शन में। इसलिए ना वाटर अंदर घुस पाता है ना वाटर बाहर जाता है, दोनों में सेम है, तो दोनों अपनी जगह पर ही रहते हैं, ना अंदर आता है ना कोई बाहर जाता है। ठीक है, इसी प्रोसेस को बोलते हैं आइसोटोनिक सोल्यूशन। इस फेज को आइसोटोनिक सोल्यूशन बोला जाता है। सेकेंड है आपका हाइपोटोनिक सोल्यूशन। हाइपोटोनिक में क्या होता है, जो अंदर वाटर है आपका वो कम रहता है और बाहर जो वाटर है वो ज्यादा रहता है। तो अब अंदर वाटर कम है और बाहर वाटर ज्यादा है, तो बाहर अगर ज्यादा वाटर है तो वो वाटर अंदर चला आता है। तो इस सोल्यूशन को हम बोलते हैं हाइपोटोनिक सोल्यूशन। इसका एक एग्जांपल आप देख लीजिए, इफ रेजिन्स आर केप्ट इन वाटर। रेजिन मतलब जो किशमिश रहती है, उनको अगर आप किसी बोल ऑफ वाटर में डाल दें और उनको अगर छोड़ दें आप कुछ टाइम के लिए, तो कुछ टाइम बाद वो किशमिश फूल जाते हैं, मोटे हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि बोल में वाटर ज्यादा रहता है और किशमिश के अंदर कम। तो बाहर वाला जो वाटर है वो अंदर एंटर कर जाता है, इस वजह से आपका किशमिश का जो वाटर का जो अंदर जो वाटर रहता है वो बढ़ जाता है, इसलिए आपकी किशमिश फूल जाती है। तो ये एक परफेक्ट एग्जांपल है आपका हाइपोटोनिक सोल्यूशन का। इस, इसके बाद थर्ड वाले एग्जांपल पे आते हैं। थर्ड वाला है आपका हाइपरटोनिक सोल्यूशन। इसमें क्या होता है, अंदर जो वाटर है वो ज्यादा रहता है और बाहर कम है। देखिए बाहर पानी बिल्कुल कम है और अंदर वाटर ज्यादा है। तो
बाहर कम है अंदर ज्यादा है तो पानी कहाँ फ्लो करेगा, बाहर चला जाएगा। तो इस सोल्यूशन को बोलते हैं हाइपरटोनिक सोल्यूशन। इन दिस द सेल हैज मोर वाटर देन द आउटसाइड मीडियम, सो वाटर कम्स आउट ऑफ द सेल। ठीक है, तो ये तीन टाइप के आपके सोल्यूशंस हैं। इजी सोल्यूशंस है, इक्वल वाटर है तो पानी कहीं भी नहीं जाएगा। अगर अंदर पानी ज्यादा है, अगर बाहर पानी ज्यादा है तो पानी अंदर चला जाएगा, और अगर पानी अंदर ज्यादा है तो पानी बाहर चला जाएगा। ये तीन ही टाइप के आपके ऑस्मोसिस के सॉल्यूशंस होते हैं। पढ़ने वाला है वो है साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म क्या है, ये जो सेल मेम्ब्रेन था, यहां से ये पार्ट तक, ये बीच का आपका न्यूक्लियस है, यहां से ये पार्ट के बीच में जो जितनी भी चीजें आपको दिख रही हैं, ये सारी आपको आती हैं साइटोप्लाज्म में। ये न्यूक्लियस है आपका, यहां से यहां तक ये जो जितनी भी चीजें आती हैं आपके इसके बीच में, ये सारा साइटोप्लाज्म है। ये जो भी लिक्विड दिख रहा है आपको, ये देखिए, ये जो ग्रीन ग्रीन कलर का जो लिक्विड है, ये आपका साइटोप्लाज्म है। यहाँ पर ये जो क्रीम कलर का ये जो हल्का हल्का सा ये आपको लिक्विड दिख रहा है, एक पानी जैसा समझ लीजिए, स्टिकी ऑब्जेक्ट रहता है पानी जैसा, ये आपका साइटोप्लाज्म है। ठीक है, साइटोप्लाज्म इज अ फ्लूइड, फ्लूइड मतलब एक पानी जैसी चीजें रहती है। ठीक है, बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस, यहां से यहां तक का ये जो बीच का डिस्टेंस आपको दिख रहा है, ये बीच के डिस्टेंस में आपका साइटोप्लाज्म भरा हुआ रहता है। इट इज मूवी एंड स्टिकी सब्जेक्ट। जितने भी बाकी के सेल ऑर्गेनल्स है, जैसे ये सारी चीजें आपको दिख रही है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, ये जो सारी चीजें हैं ये आपके साइटोप्लाज्म के अंदर ही हैं। ये सारी चीजें आपकी साइटोप्लाज्म के अंदर ही हैं। मेनी सेल ऑर्गेनल्स आर सस्पेंडेड इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म हेल्प करता है आपके सेलुलर केमिकल रिएक्शन के लिए। मतलब मान लीजिए यहां से कोई चीज यहां पर रिएक्ट कर रही है, तो वो आपका किसके थ्रू होता है, साइटोप्लाज्म के थ्रू। ठीक है, अब जो पार्ट जिसमें ये सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं, इनको इनके अलावा जो पार्ट रहता है उनको हम क्या बोलते हैं, साइटोजोल। क्या बोलते हैं, साइटोजोल। अब साइटोजोल में बहुत सारे एमिनो एसिड्स रहते हैं, ग्लूकोज रहते हैं और विटामिन रहते हैं। अब इन एनिमल सेल साइटोप्लाज्म इज मोर ग्रैन्यूल एंड डेंस। मतलब एनिमल सेल में जो साइटोप्लाज्म रहता है, जैसे मैंने बताया, ये एक लिक्विड फ्लूइड मटेरियल है, लिक्विड सा मटेरियल है, तो वो ज्यादा गाढ़ा रहता है एनिमल सेल में। जबकि प्लांट सेल में वो पतली सी लिक्विड रहती है। ठीक है, पतला सा रहता है साइटोप्लाज्म ड्यू टू लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। इसके बारे में पढ़ेंगे, वैक्यूल्स के बारे में हम आगे जाकर। नेक्स्ट जो है वो है हमारा न्यूक्लियस। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि ये ब्रेन है हमारे सेल का। ठीक है, अब न्यूक्लियस में क्या क्या रहते हैं, न्यूक्लियस इज कवर्ड बाय डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन्स विद स्मॉल पोर्स। ये जो न्यूक्लियस रहता है ये कवर्ड रहता है डबल मेम्ब्रेन से, और इसके ऊपर ये स्मॉल पोर्स रहते हैं। इन्हीं पोर्स के थ्रू जो भी चीज है वो अंदर और बाहर जाती है न्यूक्लियस के। अब न्यूक्लियस के अंदर ये जो छोटी सी चीज दिख रही है इसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। अब न्यूक्लियोलस क्या करता है, न्यूक्लियोलस क्रोमेटिन फाइबर्स को बाहर भेजता है हमारे सेल के तक। अब न्यूक्लियोलस क्या करता है, ये क्रोमेटिन फाइबर्स को बाहर भेजता है। अब ये क्रोमेटिन फाइबर्स क्या है, क्रोमेटिन फाइबर्स एक पतले धागे के जैसे चीजें हैं जिनकी वजह से क्रोमोसोम्स ट्रैवल करता है हमारे न्यूक्लियस से हमारे सेल तक। अब क्रोमोसोम्स क्या है, क्रोमोसोम्स हमारे पेरेंट्स के जो भी क्वालिटीज है उनको कैरी करता है। जैसे हमारे पेरेंट्स के नाक कैसी है, आंख कैसी है, उन सारी चीजों को कैरी करता है। कौन करता है, वो क्रोमोसोम्स। वो क्रोमोसोम्स हमारे सेल में ट्रैवल करते हैं और हमारे सेल्स को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि तुम्हें ऐसे ऐसे शेप या ऐसे ऐसी चीजें करनी है। इन्हीं चीजों को क्या बोलते हैं हम, जीन्स। फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस, फंक्शन क्या क्या है न्यूक्लियस के, जैसे मैंने बताया, इट कंट्रोल्स ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द सेल एंड ऑल्सो द सेल डिविजन। सारी चीजें ये कंट्रोल करता है सेल में क्योंकि ये ब्रेन है सेल का। ठीक है, सेकेंड क्या है, इट इन्वॉल्व्स इन द ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडेटरी कैरेक्टर्स। जैसे मैंने आपको बताया, जो भी हेरिडेटरी कैरेक्टर्स मतलब हमारे पूर्वजों के जो भी कैरेक्टर्स थे, कि
जैसे मैंने बताया आंख कैसी है, नाक कैसी है, वो सारी चीजें हमारे अंदर ट्रांसफर करने का काम कौन करता है? न्यूक्लियस करता है। नेक्स्ट है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस से कनेक्टेड रहता है और न्यूक्लियस से लेकर के ये हमारे सेल वॉल तक जाता है। ठीक है, ये जो पतले पतले शीट्स रहते हैं इसमें, इसी के फॉर्म में ये हमारे सेल वॉल तक जाता है न्यूक्लियस से कनेक्टेड होकर के। इन शीट्स के अंदर फ्लूइड भरी रहती है, मतलब पतली पानी जैसी चीजें रहती है भरी हुई। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ये जो छोटे छोटे दाने रहते हैं इनको बोलते हैं राइबोसोम्स। ठीक है, ये जो छोटे छोटे दाने हैं इनको हम बोलते हैं राइबोसोम्स। अब इसके फंक्शंस क्या क्या है? फंक्शंस ऑफ ईआर, फंक्शंस क्या क्या है इसके? इट इज अ फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट सेल, मतलब ये सेल्स को हमारे सपोर्ट करके रखता है। सेकेंड, कंडक्शन ऑफ प्रोटीन, जो भी प्रोटीन जो हमारे सेल में कंडक्ट होती हैं वो सारी चीजें हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू होती हैं। जो भी टॉक्सिन्स है, मतलब अनवांटेड थिंग्स जो हमारे बॉडी के अंदर एंटर करती हैं थ्रू फूड, एयर या वाटर, वो सारी चीजों को ये वाटर सॉल्युबल बनाता है, मतलब पानी के थ्रू हमारे बॉडी के थ्रू फ्लश आउट कर देता है। नेक्स्ट है हमारा गोल्गी कॉम्प्लेक्स। गोल्गी कॉम्प्लेक्स कुछ इस तरह से दिखता है। इसके ऊपर ये छोटी छोटी ऐसे गोनी की तरह चीजें पड़ी हुई रहती है, देखो एक के ऊपर एक के ऊपर एक। ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ 5-8 हॉलो एंड फ्लैट सैक्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। पतले पतले गोनियां एक के ऊपर एक के ऊपर एक पड़ी हुई रहती है। ठीक है, खाली गोनियों की तरह। अब इन गोनियों के अंदर क्या भरा रहता है? एंजाइम्स भरा रहता है। और इन्हीं सैक्स को क्या बोलते हैं हम? इन्हीं सैक्स को हम क्या बोलते हैं? केस्टर्नी। ठीक है, अब जो भी प्रोटीन हमारे ईआर से आता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो भी प्रोटीन वहां से आता है वो इसके अंदर बंद हो जाते हैं। ठीक है, इसके अंदर आकर के जमा हो जाते हैं। अब इसमें अब जमा कैसे होते हैं? वो साइटोप्लाज्म के थ्रू होते हैं। साइटोप्लाज्म धीरे 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 करके इन तक पहुंचाता है और यहाँ पर ये लोग जमा कर लेते हैं। अब जमा होने के बाद, अब जमा होने के बाद ये इन्हें केमिकली मॉडिफाई करता है एंजाइम्स के थ्रू। जैसा ये एंजाइम्स भरे रहते हैं इनके अंदर, इनके थ्रू वो उनको मॉडिफाई करता है और उनको फिर से पैक करके उनको एग्जिट करा देता है, धीरे धीरे करके सेल के सारे कोनों में पहुंचाता है। ठीक है, तो ये एक तरह से सारी चीजें लाता है अपने पास, पैक कराता है और उनको दूसरों की तरफ भेज देता है। फंक्शन ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स। अब इसके फंक्शंस क्या क्या है? गोल्गी कॉम्प्लेक्स इज अ सिक्रेटरी ऑर्गन ऑफ द सेल। सिक्रीट करता है, ये चीजें प्रोड्यूस करता है, निकालता है खुद से। ठीक है, ये पहला इसका फंक्शन हो गया। सेकंड क्या है? जैसे मैंने बताया, इट मॉडिफाई सॉर्ट्स एंड पैक मटेरियल। चीजें अपने पास लाता है, उसको सॉर्ट करता है, पैक करता है, उनको मॉडर्न उनको सिंथेसाइज करता है। अब वो चीजें क्या आती हैं? एंजाइम्स आता है, म्यूकस आता है, प्रोटीन आता है, पिगमेंट्स आते हैं, एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारी चीजें आती हैं। उन सारी चीजों को ये पैक करके सिंथेसाइज करके फिर डिस्पैच करता है अपने अपने टारगेट्स पर। अब ये प्रोड्यूस भी करता है वैक्यूल्स और सेक्रेटरी वेसल्स को। अब वैक्यूल्स क्या होते हैं ये हम आगे वाले साइड्स में सीखेंगे कि वैक्यूल्स क्या होता है। वैक्यूल्स को ये प्रोड्यूस करता है और सेक्रेटरी वेसल्स को प्रोड्यूस करता है। इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल। जो भी सेल वॉल हमारे सेल के अराउंड फॉर्म होता है उसके फॉर्मेशन में ये हेल्प करता है। ठीक है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन और लाइसोसोम्स के भी फॉर्मेशन में ये हेल्प करता है। अब लाइसोसोम्स क्या है? अब सेल के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है, जिनके वजह से कुछ वेस्ट जनरेट होते हैं। तो उन वेस्ट जो रहते हैं उन्हें डाइजेस्ट करने का काम कौन करता है? लाइसोसोम्स करता है। मतलब जो भी वेस्ट बने हैं उनको हजम कौन करता है? लाइसोसोम्स करता है। लाइसोसोम्स क्या होता है? लाइसोसोम्स आर सिंपल सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ये क्या होते हैं? एक सिंपल सिंगल मेम्ब्रेन वाले चीजें रहती हैं जो कि
गोनियों के टाइप में ही रहती हैं और इनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स रहते हैं। कुछ ऐसा दिखता है आपका लाइसोसोम। देखिए सिंगल मेम्ब्रेन रहता है, एक ही मेम्ब्रेन रहता है इसके पास। न्यूक्लियस में कितने थे? 2 मेम्ब्रेन थे, इसमें सिर्फ सिंगल मेम्ब्रेन रहता है और इसके अंदर एंजाइम्स रहते हैं जो कि डाइजेस्टिव रहते हैं। अब इसके फंक्शंस क्या क्या रहते हैं देखो। पहला तो ये इम्यून सिस्टम रहता है, जो भी वायरस या फिर बैक्टीरिया आपके सेल पे अटैक करता है उनको ये डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। सेकेंड ये काम क्या करता है? डेमोलिशन स्क्वाड। डेमोलिशन स्क्वाड का काम करता है अगर कोई भी सेल के अंदर कोई भी चीज खराब हो गई है या कोई भी चीज काम नहीं कर रहा है तो उनको ये हटा देता है या डिस्ट्रॉय कर देता है खुद ब खुद, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ऑटोलाइसिस। खुद ब खुद ये चीजों को हटा देता है, ये काम नहीं कर रही है इसको हटा दो। तो ये काम कौन करता है? हमारा लाइसोसोम्स। सुसाइड बैग, मान लो अगर ये खुद जूना हो गया, ओल्ड हो गया और मान लो डैमेज हो गया, तो ये खुद ब खुद को बर्स्ट कर लेता है, खुद को खत्म कर लेता है अपने डाइजेस्टिव एंजाइम्स के थ्रू, ठीक है। तो एक तरह से इसको सुसाइड बैग्स भी बोलते हैं। फोर्थ फंक्शन इसका क्या है? ड्यूरिंग स्टार्वेशन, मतलब जब फूड्स नहीं मिलते बॉडी को या फिर सेल को कोई फूड नहीं मिल रहा है तो लाइसोसोम क्या करता है? जो भी उसके अंदर प्रोटीन या फैट स्टोर्ड रहते हैं वो उनको यूज करता है, उनको सेल को प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। कुछ ऐसा दिखता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें 2 मेम्ब्रेन रहते हैं। पहले ये आउटर मेम्ब्रेन, ये जो ऑरेंज कलर का दिख रहा है आपको, ये एक आउटर मेम्ब्रेन है और अंदर ये इनर मेम्ब्रेन है। ये जो ऐसे टेढ़ा मेढ़ा आपको दिख रहा है ये इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है। 2 मेम्ब्रेन के रहते हैं। जो आउटर मेम्ब्रेन रहता है वो पोरस रहता है, मतलब कुछ इस टाइप का रहता है, और इनर मेम्ब्रेन आर डीपली फोल्डेड, मतलब मुड़े मुड़े रहते हैं। दीज फोल्ड आर कॉल्ड क्रिस्टे। जो भी ये फोल्ड्स रहते हैं इनको क्या बोलते हैं? क्रिस्टे। अब ये जो अंदर ये जो लिक्विड दिख रहा है आपको, इसको क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। ये जो अंदर ये जो लिक्विड दिख रहा है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, इसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं। अब मैट्रिक्स के अंदर क्या रहता है? राइबोसोम्स रहता है, फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स रहता है, आपके डीएनए रहते हैं। इसलिए ये खुद से प्रोटीन अपना बना लेता है। ये अपना प्रोटीन खुद से बनाता है, ठीक है। और कैसे बनाता है? विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स जो सेल में पहले से रहते हैं, ठीक है, उनके मदद से ये प्रोटीन्स बना लेता है। अब इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होती है, जो भी एनर्जी रिलीज होती है उसको माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? स्टोर कर लेता है, अपने पास रख लेता है। किसके फॉर्म में? किस फॉर्म में रख लेता है? एटीपी के फॉर्म में। इस फॉर्म ऑफ एनर्जी में वो सारे एनर्जी स्टोर कर लेता है। अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एनिमल्स में ज्यादा रहता है, एनिमल सेल में ज्यादा रहता है और प्लांट सेल में थोड़ा सा कम रहता है। अब इसके फंक्शंस क्या क्या रहते हैं? जैसे मैंने बताया ये एनर्जी स्टोर करके रखा है, जब भी एनर्जी कम पड़ती है तो ये प्रोड्यूस करता है एनर्जी एटीपी के फॉर्म में। सेकेंड, सिंथेसाइज ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स बाय यूजिंग एनर्जी इन एटीपी। जो भी हमारी बॉडी में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं उनके यूज करके ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है ताकि हमारे सेल को एनर्जी मिले। अब नेक्स्ट क्या है? वैक्यूल्स। अब वैक्यूल्स आपने गोल्गी कॉम्प्लेक्स में भी देखा था, जो मैंने आपको बताया था, हम आगे बताने वाले हैं। वैक्यूल्स देखिए कुछ भी नहीं है, ये एक स्टोरेज टाइप की चीजें हैं जो छोटी छोटी गोनियों, जैसे कि गोनी जिसमें हम कुछ भर सकें या रख सकें, ठीक है। इन्हीं चीजों को वैक्यूल्स बोलते हैं जो हमारे सेल में यूज आती हैं। इस प्रकार का कुछ रहता है वैक्यूल। इनका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं रहता है, ये किसी भी शेप में फॉर्म हो सकती हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ वैक्यूल चेंजेस अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द सेल। जैसे मैंने आपको बताया कोई पर्टिकुलर शेप नहीं रहता है इसका, अपने हिसाब से शेप चेंजेस कर सकते हैं ये लोग। इसका एक सिंगल ही मेम्ब्रेन रहता है, ये सिंगल मेम्ब्रेन वाला रहता है वैक्यूल्स आपका। अब इसके फंक्शंस क्या क्या रहते हैं? टू मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सेल। जो मैंने आपको बताया ऑस्मोटिक जो प्रेशर होते हैं उनको ये मेंटेन करते हैं वैक्यूल्स। टू स्टोर मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट एंड एंड प्रोडक्ट। जो भी चीजें बनी हैं उनको स्टोर करने का काम कौन करता है? वैक्यूल्स करता है। अब क्या क्या स्टोर कर लेता है? ग्लाइकोजन, प्रोटीन, वाटर एक्सेट्रा, ये सारी चीजें कौन स्टोर करता है? आपका वैक्यूल्स।
अब एनिमल सेल में क्या करता है, वेस्ट प्रोडक्ट जो रहता है वो भी ये स्टोर कर लेता है एनिमल सेल में। और प्लांट सेल में वैक्यूल्स आर फुल ऑफ सेल सैप, मतलब वो भरे हुए रहते हैं। इनकी वजह से वो जो प्लांट सेल है उसमें थोड़ी रिजिडिटी दिखाते हैं, स्थिर दिखाते हैं, एकदम पकड़ के रखते हैं प्लांट सेल को। नेक्स्ट है अभी प्लास्टिड्स। अब प्लास्टिड्स क्या होते हैं, द ऑर्गेनल्स विच गिव कलर एंड इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल इज कॉल्ड प्लास्टिड। अब प्लास्टिड्स एक ऐसी चीजें होती है जिनकी वजह से हमारे प्लांट्स को कलर्स मिलते हैं। जैसे जो भी प्लांट ग्रीन कलर्स के होते हैं वो किन की वजह से होते हैं, प्लास्टिड्स की वजह से। प्लास्टिड्स हैव डबल मेम्ब्रेन्स एंड आर ऑफ टू टाइप्स। दो टाइप के प्लास्टिड्स होते हैं और इनके डबल मेम्ब्रेन रहते हैं, ठीक है। पहला होता है आपका ल्यूकोप्लास्ट और सेकंड होता है आपका क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, ये व्हाइट या फिर कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं, या तो इनका व्हाइट कलर रहता है या फिर कलर ही नहीं रहता है इनका, ठीक है। ये आपके आते हैं ल्यूकोप्लास्ट कैटेगरी में। और सेकंड होता है क्रोमोप्लास्ट, ये आते हैं आपके कलर्ड प्लास्टिड जिसमें आपके डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट भी एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से हमारे प्लांट्स को कलर्स मिलते हैं, ठीक है। अब क्लोरोप्लास्ट आर इंपॉर्टेंट फॉर द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस दैट टेक प्लेस इन द लीफ। अब फोटोसिंथेसिस क्या होता है कि प्लांट्स खुद से खाना बनाते हैं। अब एनिमल्स को हम फूड प्रोवाइड करते हैं लेकिन प्लांट्स को हम फूड नहीं प्रोवाइड करते, प्लांट्स को हम मोस्टली वाटर प्रोवाइड कर देते हैं। प्लांट्स फूड अपना खुद ब खुद बनाते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, जिसमें प्लांट जो है अपना खाना खुद बनाता है। और किसकी मदद से बनाता है, वो सेल सन की मदद से बनाता है। तो क्लोरोप्लास्ट आर इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए। अब क्लोरोप्लास्ट देखिए कुछ इस प्रकार का होता है। इसमें भी दो मेम्ब्रेन होते हैं, एक इनर मेम्ब्रेन होता है और ये इसका एक आउटर मेम्ब्रेन होता है। अब क्लोरोफिल क्या है, क्लोरोफिल जो है वो सोलर एनर्जी, जो भी सन से जो एनर्जी मिलती है, सूरज की रोशनी, वो ट्रैप कर लेता है और कन्वर्ट कर लेता है। इसी एनर्जी की वजह से इनको फूड मिलता है। तो सन की जो भी एनर्जी इनके पास आती है वो ये कन्वर्ट कर लेते हैं। अब ये जो भी ये स्ट्रोमा है, इनको क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा, अंदर के पार्ट को। ये जो स्ट्रोमा है ये एंजाइम्स, डीएनए, राइबोसोम्स, ये सारी चीजें अंदर रखता है। क्यों, फोटोसिंथेसिस के लिए, जिस प्रोसेस की वजह से ये खाना बनाते हैं। अब क्लोरोप्लास्ट के फंक्शंस क्या क्या हैं। क्लोरोप्लास्ट कन्वर्ट सोलर एनर्जी टू केमिकल फूड। ये मैंने आपको जो बताया कि क्लोरोप्लास्ट जो है वो सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जो कि प्लांट्स का फूड रहता है। क्रोमोप्लास्ट गिव डिफरेंट कलर टू फ्लावर एंड फ्रूट्स। जो क्लोरोप्लास्ट रहता है उनके वजह से फ्लावर्स और फ्रूट को डिफरेंट डिफरेंट कलर्स मिलते हैं। Leucoplasts are involved in the synthesis and storage of food like starch, oil, and protein. लास्ट स्लाइड आ जाता है हमारा, डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल। अब यूकैरियोटिक क्या होता है, जिनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और प्रोकैरियोटिक क्या होता है, जिसके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। इनके अंदर न्यूक्लियस रहता है और इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं रहता है। मेन डिफरेंस क्या है, इनकी साइज 5 से 100 माइक्रोमीटर्स के बीच में रहती है और प्रोकैरियोटिक सेल की साइज 1 to 10 माइक्रोमीटर्स के बीच में रहती है। अब इनके अंदर जो क्रोमोसोम्स रहते हैं वो एक से ज्यादा रहते हैं और इनके अंदर सिर्फ एक ही क्रोमोसोम रहता है। इनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है जैसे मैंने बताया, और वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोप्लाज्म के साथ रहता है। और प्रोकैरियोटिक के अंदर सिर्फ एक न्यूक्लियोइड रहता है जो कि न्यूक्लियस का काम करता है। इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं रहता है, न्यूक्लियोइड प्रेजेंट रहता है, जो अंदर का पार्ट जो हमने देखा था। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड इनके अंदर रहते हैं, यूकैरियोटिक के अंदर, इनके अंदर नहीं रहते। दे डोंट हैव मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स। इनके अंदर कोई भी ऑर्गेनल्स नहीं रहता है, कोई भी ऑर्गन नहीं रहता है। सिंपल सी बात है, अगर न्यूक्लियस ही नहीं रहेगा तो उनको कंट्रोल कौन करेगा। तो इसलिए इनके पास बाकी के कोई ऑर्गन्स भी नहीं रहते। जैसे इसमें माइटोकॉन्ड्रिया रहता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स रहता है,
और डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो कंपोनेंट्स है इनमें रहते हैं यूकैरियोटिक में, लेकिन प्रोकैरियोटिक में नहीं रहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें न्यूक्लियस ही प्रेजेंट नहीं है, तो उनको कंट्रोल कौन करेगा? सो दे डोंट हैव मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स, कुछ भी नहीं इनके अंदर नहीं रहता है। अब इनमें एग्जांपल्स क्या है, ये कौन सी चीजें हैं इसमें? प्रेजेंट इन हाईली इन्वॉल्व यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर प्लांट एंड एनिमल। यूनिसेलुलर मतलब जिनके पास सिंगल सेल रहते हैं, और मल्टी सेलुलर मतलब जिनके पास बहुत सारे सेल रहते हैं। मल्टी सेलुलर में हम आ गए, ह्यूमन बींग्स आ गए, हमारे पास बहुत सारे सेल्स हैं बॉडी में। और प्रोकैरियोटिक किस में रहते हैं? बैक्टीरियाज में रहते हैं, जिनके अंदर न्यूक्लियस रहता ही नहीं है। तो वो बैक्टीरियाज के अंदर कौन सा सेल रहता है? प्रोकैरियोटिक सेल। तो यही डिफरेंस था इन दोनों के बीच में। दैट्स इट। इससे खत्म होता है आपका 10th चैप्टर, सेल एंड सेल ऑर्गेनल्स। आई होप आपको सबको समझ आया होगा पूरा चैप्टर। थैंक यू। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।